एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन अप विद सुगंधा। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल which is the plasma membrane, the nucleus and the cytoplasm. And we'll also talk about the fluid mosaic model of plasma membrane and why is it actually fluidy. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं, किस चीज़ के बने हैं, डीएनए का क्या काम है एंड साइटोप्लाज्म ऑल्सो उसके क्या फंक्शन है, right? So we'll be talking in detail about all these things. So let us begin. So on the screen you are able to see the chapter's name, the fundamental unit of life, and the topic that I'm going to begin is the plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? सो एक्चुअली ये एक एनवलप है, राइट, जो हमारे सेल्स के ऊपर या किसी भी सेल के ऊपर प्रेजेंट है एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये अंदर के कंपोनेंट्स और बाहर के कंपोनेंट्स ऑफ द सेल को सेपरेट रखता है। प्लस इट इज ऑल्सो अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट्स ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल है यानी कि पोरस है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस कमिंग इन एंड गोइंग आउट, बट वो उन्हें सिलेक्ट करता है, वो अलाउंस देता है उन चीज़ों को। इट्स लाइक अ गार्ड ऑन द गेट। अगर समथिंग इज वांटिंग टू एंटर इनसाइड, इट्स गोइंग टू चेक वेदर इट इज अलाउड और नॉट, उसके बाद ही वो उसे एंटर करने देगा। So right, that is how it is selectively permeable. We also say that the plasma membrane has a fluid mosaic model. Has a fluid mosaic model. अब इसका मतलब क्या है? तो fluid mosaic model comes from the fact that it is a bilayer, right? So that means अगर मैं closely यहाँ पे देखना चाहूँ कि एक्चुअली ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, एक एनवेलप है, ये बायलेयर स्ट्रक्चर है। सो दैट मीन्स अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस सेक्शन व्यू से देख रही हूँ, so this is how it might just look like. It's a very basic structure that I've drawn. So selective दो लेयर हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल चैनल्स लगे हुए हैं। सो कोई भी चीज अगर अंदर एंटर करना चाह रही है, सो पहले यहाँ पे गार्ड पे चेकिंग होगी वेदर इट इज अलाउड और नॉट, वेदर इट इज मीटिंग द स्टैंडर्ड्स टू एंटर इनसाइड द सेल और नॉट। एंड सिमिलरली अगर कोई चीज बाहर भी जाना चाह रही है, सो सेम चीज होगा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज तो बाहर नहीं जा रही है। सो दैट इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज एंड बायलेयर की वजह से उसको स्ट्रेंथ एंड एक्सेसिबिलिटी मिलती है, राइट? सो लेट अस लुक एट दिस बायलेयर in closer depth. So now since I made a bilayer, I'm going to actually show you कि वो है कैसा। बायलेयर में obviously दो लेयर होंगे and that is how it actually looks like. Now if I want to see a closer look at one of these, so what will I get here, right? So हमने डिटर्जेंट्स में भी पढ़ी है ये चीज कैसे काम करता है। सो देर आर टू हेड्स टू इट, वन इज दिस सर्कुलर बिगर वन एंड वन इज द स्मॉलर वन, राइट? आई वुड रादर लेबल इट विद दिस। सो नाउ दिस पार्ट is the hydrophilic part and this part is the hydrophobic part. और हमें पता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, फोबिक होगा जिसे फियर है, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ वाटर। तो एंड हाइड्रोफिलिक इज द ऑपोजिट ऑफ हाइड्रोफोबिक, इट इज वाटर लविंग। सो जो वाटर लविंग होगा वो बाहर की तरफ रहेगा और हाइड्रोफोबिक विच इज फियरिंग वाटर इज गोइंग टू स्टे ऑन द इनसाइड। सो अरेंजमेंट इस तरीके का होता है, जो वाटर लविंग है, जो आउटसाइड एनवायरमेंट लविंग है, उनके हेड्स बाहर रहेंगे एंड द वंस विच आर फियरिंग वाटर, विच रियली डजंट वांट टू फेस वाटर, दे आर गोइंग टू रिमेन ऑन द इनसाइड, ताकि वो एक दूसरे को फेस करें और उनको किसी और चीज को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज हाउ इट इज अ बायलेयर स्ट्रक्चर, राइट? अब हम देखेंगे the components of plasma membrane and इनके थ्रू we'll get to know कि plasma membrane actually fluid mosaic model कैसे है। So plasma membrane के तीन major components हैं, lipids,
प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स हमें पता है ऑलरेडी, लिपिड्स क्या है, एक्चुअली फैट्स होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स हैं और फैट्स हैं, दे आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों फैट्स की वैराइटीज हैं। फॉस्फोलिपिड में मेजरली क्या है, ग्लिसरॉल है एंड 2 फैटी एसिड्स हैं। And this phospholipid, that is a component of the plasma membrane, is responsible for the semi-permeable membrane. These phospholipids actually decide that what all things can enter and what all things can exit, right? So phospholipid again is made up of glycerol and 2 fatty acids, phosphates, and is responsible for the semi-permeable membrane. The other component of lipids is cholesterol. These cholesterol components are responsible for the fluidity of the surface of the plasma membrane. So how is it actually? So if I say this is one cell and this is the plasma membrane on the outside, बहुत basic तरीके से मैं समझा रही हूँ. So here if I see a structure here at one point of time, and maybe after like 1 hour if you visit and look back at the structure, so because of these cholesterol and the fluidity that it provides to the surface, after 1 hour when you again observe the cell, this component might just be here because the cholesterol is playing its role, because the surface is fluid, it is flowing, it is not static, एक जगह stable नहीं है, it is static, it's not static, it's dynamic. The entire structure keeps on moving because of these cholesterols, right? It's a fluid structure. That is why we say it's a fluid mosaic model, right? So this was about the plasma membrane. And the protein part of plasma membrane, right? So these are actually what they act as receptors. So proteins जो है वो responsible रहेंगे कि क्या क्या चीजें the plasma membrane के ऊपर attach हो सकती हैं, right? और अगर वो चीज attach करना allow कर रहा है तो वो उसे transportation भी allow करेगा. तो proteins are the ones which are acting as receptors and they also help in transportation, anything that moves in and out of the cell. The last component, carbohydrates, they attach with lipids and proteins. जो हमने पहले दो components करे हैं, carbohydrates उनके साथ में attach होते हैं and they are just found on the extracellular side of the membranes. So these basically help in the strength of the plasma membrane. They provide it the physical structure. Also they attach with lipids and proteins so that these two factors can also have some strength to hold them up. And they are found on the extracellular side of the membrane. So as we know that plasma membrane is bilayer, so they won't be found, the carbohydrates won't be found on the inner side, but carbohydrates will be found on the outer side of the membrane only. Alright, okay, now let us pan over to this diagram. This is a cross sectional view of cell membrane. अब हमने अभी भी पढ़ा है that carbohydrates are present on the outer side, right? So this is the outer side and this is a bilayer. See, these heads that we are seeing, the orange ones, these are the hydrophilic parts of the bilayer, and the green ones inside are the hydrophobic regions, right? Hydrophilic and hydrophobic. And this is entire one structure of a phospholipid which includes both the parts, hydrophilic bhi hai aur hydrophobic bhi hai. Okay, this one is basically a protein channel, integral protein. ये प्रोटीन चैनल है जिनके थ्रू एनी सब्सटेंस कैन पास, बिकॉज इस पे ये रिसेप्टर है, कोई भी चीज़ अटैच होना इन पे अलाउड है, अंदर और बाहर जाने के लिए ये पैसेज प्रोवाइड करता है. और एक्चुअली ये मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, लेट्स लुक हियर. सो दिस इज एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन और इस पे ये पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, बाहर की तरफ का, सेल के बाहर का एरिया है ये, and this is the intracellular, सेल के अंदर का एरिया. So now this one is a protein channel. ये सारे के सारे channels हैं. This is a free passage. आ रहा है जा रहा है, there is no blockage here, right? But looking at this one, this has a closed door here and an open one. So यहाँ पे क्या है, प्रोटीन का चैनल जो है वो रिसेप्टर की तरह काम करके डिटेक्ट कर रहा है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी एक्ट हो रही है कि क्या ये सब्सटेंस अंदर अलाउड है. नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा होगा, ये यहाँ पे कैप्चर हो रहा होगा, यहाँ पे अगेन डिटेक्शन हो रहा है दैट वेदर इट इज अलाउड टू गो आउट और नॉट, इनसाइड और नॉट. एंड ऑन द नेक्स्ट
what do we see? That yes, it has passed and it is going to go to the intracellular part of the cell, right? So these are acting as different protein channels. So this was all about the plasma membrane, the fluid mosaic model, and how do these protein channels work, right? Okay. So अब हमने ये तो देख लिया प्रोटीन चैनल्स हैं which are responsible for acting as receptors and they provide a passage for the substances to go in and out. अब actually substances अंदर बाहर जा कैसे रहे, right? So दो तरीके हो सकते हैं, दो चीज़ें जा सकती है एक्चुअली, या तो कोई गैशियस सब्सटेंस होगा या वाटर जा रहा है, और मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं. मॉलिक्यूल्स का काम एंटायरली प्रोटीन डिटेक्शन करता है, बट अगर गैसेस और वाटर नहीं जाना है तो हाउ विल दे गो? गैशियस सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है. अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस from a higher concentration to lower concentration, right? Higher concentration to lower concentration में filling up that gap, उसको उस process को हम diffusion कहते हैं. Movement of any substance from a higher concentration to a lower concentration, this is diffusion. Gaseous substances ऐसे करेंगे, अगर गैस बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, it is going to tend to flow in the inside, right? Water on the other hand osmosis के through travel करता है. Now what is osmosis? Osmosis is also movement of water from higher concentration to lower concentration. Higher concentration से lower concentration of water through a semi-permeable membrane. This is what osmosis is. So osmosis में भी higher concentration to lower concentration traveling हो रही है, water की traveling हो रही है through a semi-permeable membrane. These are the two extra conditions applied to it. तो हम osmosis को इस तरीके से कह सकते हैं that it is just a special case of diffusion. हो रहा diffusion ही है, but it's just a special case involving two things, which is one thing is water and the other thing is semi-permeable membrane. It has to have these two things, तभी हम कहेंगे कि हाँ जी osmosis हो रहा है. Otherwise, if anything is just flowing from higher concentration to lower concentration, we'll just call it as diffusion. Alright, that is what the link is between the two. Now these movements can happen in three different cases. जो water का movement है, osmosis है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? तो तीन तरीके से ऑस्मोसिस हो सकता है. तो केस 1 दैट वी आर लुकिंग एट इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि पानी जो है वो बाहर ज्यादा है सेल के एज कंपेयर टू द इनसाइड. अगर हम इनसाइड और आउटसाइड को कंपेयर करते हैं तो आउटसाइड ऑफ द सेल में ज्यादा वाटर है, मोर वाटर आउटसाइड. ऑस्मोसिस कैसे होगा? हमने अभी पढ़ा है हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट मीन्स पानी बाहर से अंदर को एंटर करेगा. ऑस्मोसिस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. अब वाटर बिकॉज बाहर से अंदर को एंटर कर रहा है, सेल के अंदर घुस रहा है, दैट मीन्स सेल जो है वो श्रिंक होगा कि स्वेल अप होएगा? इट्स गोइंग टू स्वेल अप ऑब्वियसली बिकॉज वाटर अंदर भर रहा है सेल के. सो ऑस्मोसिस विल हैपन फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, हेंस स्वेलिंग द सेल. कंपैरिजन देखते हैं, अगर बाहर 10 ml है अंदर 5 ml है, सो वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करेगा, राइट? एंड फाइनली वील गेट अ स्वोलन सेल. केस 2 इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बाहर 10 ml है और अंदर भी 10 ml है, सेल के अंदर भी 10 ml है और बाहर भी 10 ml है. तो क्या हुआ? इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है अंदर और बाहर सेल के. सिर्फ हम वाटर को अगर कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो अंदर और बाहर दोनों इक्वल कंपोनेंट है, इक्वल अमाउंट है. सो नेट ऑस्मोसिस कितना होगा? 0 होगा. फ्लो हो रहा होगा बट इट इज नेग्लिजिबल बिकॉज इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ अमाउंट्स. अंदर जितना वाटर है उतना ही बाहर वाटर. सो एक्चुअली देयर इज नो नेट चेंज एंड द साइज ऑल्सो डजंट चेंज एट ऑल. ऑलराइट. And the last case that we see over here is a hypertonic solution. So बाहर देखते कितना ml वाटर है? Just 2 ml. और सेल के इनसाइड कितना है? 5 ml. यानी कि
सेल के अंदर वाटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। वाटर इज गोइंग टू फ्लो टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, राइट? सो लेस वाटर इज आउटसाइड। ऑस्मोसिस क्या होगा? इनसाइड टू आउटसाइड होगा। सेल को क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर का कंपोनेंट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकल रहा है। सो इट लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ द सेल, right? So these were the three cases via which the osmosis can happen. Now we'll move on to the next component of the cell, which is quite important because it is the nucleus. This one is responsible for maintaining all the processes that are happening inside the cell. सारे processes को monitor करने वाला कौन है? The nucleus, right? So we need to understand कि nucleus में ऐसा क्या है. So सबसे पहले we look at the nuclear pores. Obviously the name itself suggests pores हैं. So these are also acting as channels and regulating कि क्या चीज अंदर आ सकती है और क्या चीज बाहर जा सकती है. We'll talk in detail also. Nuclear envelope. Nuclear envelope क्या है? Obviously एक double layered structure दिख रहा है हमें यहाँ पे. This is also going to decide the strength and rigidity of the nucleus. उसको proper shape provide करना और उसकी erratic movements को control में रखना. Third is chromatin. All these purple wiggly lines that you're seeing, these are the chromatin, and once they get condensed completely, ये बनाएंगे chromosomes, which we'll see just a while. Nucleolus. अब जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस वन इज एक्चुअली द ब्रेन टू दिस एंटायर स्ट्रक्चर. ब्रेन का ब्रेन इज न्यूक्लियोलस. दिस इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड इट्स आल्सो अ सेंटर टू समथिंग. वील सी. एंड लास्टली सिस्टर्नी. सिस्टर्नी इज नथिंग, जस्ट सिंपल फोल्ड्स, and these folds are the passages to a lot of things. जो जितना भी सामान अंदर बन रहा है उसको बाहर directly नहीं throw out कर दिया जाता है. So they actually go and get purified, rechecked, checked again and again, and then they are able to move out of the nucleus. So cistern is just a regulatory passage through which anything that is made inside the nucleus goes out through this passage. So let us look in detail about all these different parts. So nuclear pores are what? They allow in and out movement of substances. कोई भी चीज अंदर बाहर होनी है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होगी, जो कि अंदर बनी नहीं है. अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है which just has to go out, गैसेस हुआ या कोई वाटर का सब्सटेंस हुआ, एनीथिंग लाइक दैट, वो न्यूक्लियर पोर्ट के थ्रू डायरेक्टली अंदर बाहर हो सकता है. न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा है? कीप्स न्यूक्लियस इंटैक्ट. अंदर और बाहर ऑफ द सराउंडिंग न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के बाकी सारे कंपोनेंट से डिफरेंशिएटेड रखेगा, उसकी शेप को मेंटेन करके रखेगा. दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. क्रोमैटिन. अब हमने देखा है क्रोमैटिन कंडेंस्ड है, ये पर्पल स्विगली लाइंस है क्या? These are thread-like materials that organizes itself into chromosomes. Whenever there is time for reproduction or division of the cell, क्रोमैटिन जो इतना फैला हुआ है, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द न्यूक्लियस हमें दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू एक्चुअली कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स. एंड क्रोमोसोम्स है क्या? दीज आर द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स विद जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नाउ इफ आई से these are the rod shaped structures, and you must have seen some structures like these. These are the basically condensed chromosome form. जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा, then they are going to form chromosomes which look like this. So we just need to understand कि क्रोमैटिन क्रोमोसोम बना रहा है. क्रोमोसोम क्या है? रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं. उसका स्ट्रक्चर कैसा है? लुक्स लाइक दिस. और क्रोमोसोम के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? दो, DNA and proteins. Obviously we all know DNA comes from chromosomes. DNA का काम क्या है? We all know. But it's basically responsible for constructing and organizing new cells. Reproduction हो रहा है, division हो रहा है, obviously DNA वो काम करेगा, construct करेगा और नए cells को organize भी करेगा. Proteins on the other hand is responsible for packaging and condensation of DNA. DNA को stable करने का काम इन proteins का है. So that means chromatin condense होके chromosome बनाएंगे. क्रोमोसोम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स. डीएनए नए सेल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, और प्रोटीन डीएनए को पैकेज और कंडेंस करेगा ताकि डीएनए अपना काम अच्छे से कर सके. सो डीएनए इज द हीरो,
proteins are the supporting actors which are going to help DNA to reach its goal, right? Okay, next is the nucleolus that we saw. So this is the nucleus, which is called, also called as the brain of the nucleus. ये brain का brain है, the nucleolus. And besides directing all the functions, nucleolus is also responsible for majorly ribosome formation. जितने भी ribosome cell के अंदर होते हैं वो सारे nucleolus के through आते हैं, nucleolus में बनते हैं. और ribosomes का क्या काम है? Protein factories. Proteins have a very important role to play. So ये प्रोटीन फैक्टर्स क्योंकि मेजर काम करते हैं तो इनकी प्रोडक्शन भी मेजरली हैज टू कम फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेल विच इज द न्यूक्लियोलस. सो न्यूक्लियोलस दो काम कर रहा है, न्यूक्लियस को डायरेक्ट कर रहा है कि वो मैसेजेस पहुंचाए, वो सब कुछ डायरेक्ट करे, और राइबोसोम का फॉर्मेशन भी कर रहा है. एंड राइबोसोम्स आर व्हाट? दीज आर द प्रोटीन फैक्टरीज. ओके, एंड लास्टली सिस्टर्निंग, द फोल्ड्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. These are the folds that help in movement of synthesized structures. Anything that is formed and synthesized inside the nucleus, उसको एक channel के through recheck करते हुए folds के through जाना पड़ता है, so that nothing impaired goes out, nothing which is not fit for the cell goes out, right? So cisternae का वो काम है. One thing to note here is that there is a substance called nucleoid. Nucleoid क्या है? Any nucleus without a well defined nuclear membrane. अगर कोई ऐसा सेल है जिसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ अ न्यूक्लियस इज विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड. हम उसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, विल कॉल इट एज अ न्यूक्लियोइड, राइट? ओके, now we see the last part, the last major part of the cell, which is the cytoplasm. The cytoplasm क्या है? We all know, fluid like structure है जो कि plasma membrane के अंदर enclosed है. पूरा का पूरा cell cytoplasm के through filled up है. And this cytoplasm contains several organelles that perform distinct functions. बहुत सारे organelles का space है जहाँ पे cytoplasm के अंदर ये organelles अपनी जगह पे placed है, ताकि वो ऑर्गेनल्स रिस्पेक्टिवली अपनी पोजीशन से अपना डिस्टिंक्ट फंक्शन कर सकें. सो एक्चुअली साइटोप्लाज्म का क्या क्या काम है? इट सपोर्ट्स द ऑर्गेनल्स, सारे ऑर्गेनल्स को अपनी जगह पे रखने देता है, उनकी स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी को कंट्रोल करके रखता है. इट इज अ साइट फॉर सेल्यूलर प्रोसेसेस, जैसे प्रोटीन फॉर्मेशन करना. जितने भी सेल के अंदर के प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे राइबोसोम्स अभी हमने देखा था न्यूक्लियोलस से बन के निकल रहे हैं, वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज है. वो प्रोटीन बना कहाँ रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर. सेल्यूलर प्रोसेस हो रहा है, राइट? साइटोप्लाज्म ऑल्सो एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. कहीं पर कोई चीज प्रोड्यूस हुई, उसने किसी ए जगह से बी जगह पे जाना है, वो जाएगी किसके थ्रू? दैट इज गोइंग टू गो थ्रू द साइटोप्लाज्म, राइट? एंड जितना भी वेस्ट प्रोडक्शन होता है, जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. It basically absorbs it, and whenever necessary it's going to throw it out. We'll see how does it throw out, but for now we just need to understand जितना भी waste production हो रहा है from any part of the cell, वो सारा का सारा cytoplasm के अंदर throw कर दिया जाता है, and cytoplasm is the one which is absorbing it, right? So इसके 4 functions हैं. organelles को support करेगा, cellular processes cytoplasm के अंदर होंगे, जितने भी substances है वो movement थ्रू साइटोप्लाज्म करते हैं, एंड सेलुलर वेस्ट का डिसॉल्व भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ओके, एंड नाउ वी कम ऑन टू द मेजर पार्ट वेयर इन ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी स्टडीड अबाउट, उनको हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड करते हैं. एंड आई हैव जस्ट रिटन सम ऑफ द पॉइंट्स ओवर हियर फॉर डिफरेंशिएशन कि प्रोकैरियोट्स में ये चीज प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कैसी है. सो वील टॉक इन डिटेल हियर. So first of all, if I talk about nucleus, prokaryotes में nucleus होता ही नहीं, it's absent. Eukaryotes में present. Chromosomes prokaryotes में single है. By single, what do I mean? And multiple also. Reproduction prokaryotes में asexual है, and eukaryotes में दोनों की possibility है, asexual and sexual. Prokaryotes are majorly unicellular and eukaryotes are multicellular, you and I, eukaryotes.
ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें अगर, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। ऑर्गेनल्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे आर वेरी लूज स्ट्रक्चर्स in prokaryotes. Eukaryotes on the other hand, membrane bound structures और membrane bound organelles present है. Example देखिए अगर prokaryotes के, we have bacteria and we have blue green algae, और eukaryotes में fungi, plants, animals, our pets, you and I, trees, fishes, all these come under the category of eukaryotes. And here is a structure of eukaryote and prokaryote. So here we see a proper nucleus. Eukaryote means there is a nucleus here, there is a mitochondria, these are the ribosomes present here, right? And prokaryote means nucleoid, as we just understood that without a proper nuclear membrane, the nucleus will be called as a nucleoid. Can you see the rigid rustic structure here? This is generally prokaryotes are actually unicellular, so they tend to have a capsule around them. They have a flagellum for movement, cell wall hai, cell membrane hai, right? But there are no distinct features on the inside. Proper nucleus is absent. All these separate mitochondria, all these organelles, membrane bound organelles nahi hai. All these are loose structures, right? So this marks the end of this video. And if you like the video, please do like, share and subscribe. And also all these slides that I have just discussed about, you'll find them on my website. To the link is in the description below, so ring that bell icon so you can get the latest updates. Okay, thanks for watching.